आपने बांग्लादेश से आए हुए बहुत सारे वायरल क्लिप देखे होंगे, जिसमें कि आपने देखा होगा कि वहां के बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है एवं जो भी वहां के हिंदू हैं उन पे अलग अलग तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं। वहां के महिलाओं के साथ छेड़खानी की जा रही है, जो भी अल्पसंख्यक हैं, जो भी हिंदू समाज से आते हैं उनके ऊपर। तो ऐसा लगता है कि जो वर्तमान की सरकार है वो भी शायद इसको बढ़ावा दे रही है, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ है और मोहम्मद यूनुस जिसके प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो भी इस्लामिक राष्ट्र के पैरोकार लग रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने वहां के जेल में बंद जो भी चरमपंथी एवं कट्टरपंथी हैं उनको रिहा कर रहे हैं, और जो रिहा होने वाले हैं वो एक तरह से बांग्लादेश को बांग्लादेश नहीं समझते हैं, वो बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान ही समझते हैं और एक तरह से पाकिस्तान का वकालत करते हैं। तो पूरी मामला को समझते हैं कि आखिर मामला क्या है और माजरा क्या है। इन सब मुद्दों पे शेख हसीना क्या बोलती हैं वो सब आप जानते ही हैं, तो एक एक करके सभी मामलों को समझते हैं। आखिर उस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई जिसके कारण इतना सब बवाल मचा। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें बताया गया कि जो भी बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके वंशजों को 30% आरक्षण दिया जाएगा। इसी के खिलाफ पूरे बांग्लादेश में एक आंदोलन चला। इस आंदोलन की शुरुआत ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि सरकार वहां पे सख्ती करती है, लेकिन इससे कोई भी रुकावट नहीं पैदा होती है। बांग्लादेश के लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं और इस आंदोलन में आप बोल सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि आतंकी भी जरूर सम्मिलित हुए थे, क्योंकि जैसे एक देश के प्रधानमंत्री के घर को लूटा गया जिसका वीडियो वायरल होते रहा, तो आप समझ सकते हैं कि वहां के लोगों की क्या मानसिकता थी और भीड़ को कौन उस्का रहा था। तो आंदोलन की शुरुआत इस प्रकार हुई कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर आग लग गया, और फिर इसके बाद परिणाम क्या होता है कि जब स्थिति काबू के बाहर हो जाती है तो फिर शेख हसीना अपने बहन के साथ बांग्लादेश छोड़कर और अपने बहन के साथ भारत आ जाती है। अब वहां पे सेना कमान संभालती है, लेकिन संभलता नहीं है, और जल्दीबाजी में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है और इसमें बांग्लादेश आंदोलन से जुड़े हुए जो नेता थे वो भी इस सरकार में शामिल होते हैं। अब इन लोग के शामिल होने के बाद वहां की सरकार जो थी उन्होंने भी ऐसे जो हिंदुओं पे हमले हो रहे थे आंदोलन के दौरान उसको रोकने का प्रयास नहीं करती है। हिंदू तो छोड़िए, वहां पे जो मुसलमान का जो विचारधारा है, जो वहां के विचारधारा को मानने वाले इस्लामिक लोग हैं, वो है वहाबी विचारधारा। तो वहाबी विचारधारा के लोग सूफीवाद के कट्टर विरोधी होते हैं और इस कारण से इस्लाम में भी जो सूफीवादी हैं या फिर जो सूफीवाद के समर्थक हैं उनके कब्र एवं मजारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये कंटिन्यू चल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि वहां की जो सरकार है वो आतंकियों, चरमपंथी एवं कट्टरपंथी के सामने झुक चुकी है। उन्हें जेल से रिहा किया जा रहा है और लोगों का मानना ये भी है कि जो मोहम्मद यूनुस हैं वो भारत के कट्टर विरोधी हैं और इस्लामिक पैरोकार हैं। वहां की सरकार ऐसा समझ रही है कि वो बांग्लादेश को मध्य युग में लेके जा रही है और बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रही है। जो चरमपंथी वहां से रिहा हो रहे हैं उनका एक ही मकसद है कि किसी भी तरह भारत को परेशान किया जाए। तो भारत विरोधी जो गतिविधियां उन्होंने शुरू की है, जिसमें कि तस्करी से लेकर करेंसी का जो मुद्दा है उसको भी, यानी कि जाली रुपया छापना, अवैध हथियार को भारत में भेजना, घुसपैठ कराना, ये बढ़ सकता है। इसलिए भारत को सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, जिससे कि बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी, चरमपंथी हम सरकार समझते हैं वो उनका प्रयास सफल नहीं हो पाए। अब इसमें देखना यह है कि भारत सरकार क्या कदम उठाती है। जेल से रिहा होने वाले में जमात इस्लामी के जितने भी नेता हैं वो सब समझते हैं कि बांग्लादेश बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश पाकिस्तान ही है, और वो पाकिस्तान के समर्थक हैं और ऐसे समर्थक हैं जो कि बांग्लादेश को भी बर्बाद कर देना चाहते हैं। आपने सुना होगा कि बांग्लादेश
एक तरह से तरक्की कर रहा है, विकसित हो रहा है, ऐसा आपने सुना होगा। और ये पूर्व की बातें हैं कि हो रहा है। वर्तमान में वहां पे सारे चीज विनष्ट हो गए हैं, इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए हैं, इस्लामीकरण जोरों पे है। वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी हैं सभी लोग चिंतित हैं, बेचैन हैं, उनका संरक्षण कैसे होगा। यूएन के रिपोर्ट के अनुसार वहां पे 600 लोगों की मौत हुई है इस आंदोलन में। फिर भी वहां की सरकार आज भी आंदोलन को धीमे धीमे रफ्तार से बढ़ा रही है, जिससे कि वहां से हिंदू समुदाय पूरे तरीके से सफाया हो जाए। यानी पूरे तरीके से सफाया मतलब ना मंदिर बचे, ना ही जो सूफीवादी हैं उनके मजार और कब्र बचे, ना ही कोई अल्पसंख्यक बचे, केवल और केवल इस्लाम वहां पे बचे, और वो भी इस्लाम में वही लोग जो बहावी विचारधारा को मानते हैं। अब यदि ऐसा होता है तो क्या होगा बांग्लादेश में, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो वहां पे यही होगा कि मध्य युग जैसा शुरुआत हो जाएगा, और जितने भी इस्लामिक राष्ट्र के पैरोकार हैं वहां पे, उन लोगों में भी आगे जाके लड़ाइयां शुरू हो जाएगी, और उन लड़ाइयों में वो लोग भी बिना जले नहीं मानेंगे। जैसा कि आपने बहुत सारे राष्ट्रों में देखा होगा, देशों में देखा होगा, जिसका परिणाम यही होता है। बांग्लादेश की जो वर्तमान हालत है, एक तरह से इस्लामिक राष्ट्र की ओर बढ़ रही है, और पूरा देश बर्बादी के कगार पे जा रहा है। वहां पे जो भी गोरख धंधा है, मतलब जो भी जालसाजी है, वो सब बहुत चरम पे है। आगे आने वाले समय में भारत सरकार को सतर्क एवं सावधान रहना चाहिए, जिससे कि भारत पे इसका कोई भी आंच नहीं आए, क्योंकि भारत के दो पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश अब एक तरह से चरमपंथ, कट्टरपंथ और आतंकियों के कब्जे में आ चुके हैं। बाकी अफगानिस्तान के बारे में आप अच्छा तरीका से जानते ही हैं, इस्लामिक राष्ट्र बनने के बाद क्या हुआ वहां पे। आगे आप जरूर बताइएगा कि आपके पास बांग्लादेश को लेकर और क्या जानकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।